के बब्बर काफी पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार करीब 4.5 लाख का अंतर था। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के उम्मीदवार थे, क्या उस मार्जिन के आसपास पहुंच सकेंगे, क्योंकि टक्कर कड़ी नजर आ रही है। अभी हिसार की बात करें, हिसार में कांग्रेस के जेपी का मार्जिन बढ़ा। जयप्रकाश जेपी जो यहां से पहले भी सांसद रहे हैं, 8वीं बार मैदान में हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आदमपुर बाय इलेक्शन में पिछले दिनों लड़ा, कड़ी टक्कर भव्य बिश्नोई को दी गई थी। अब फिर मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए 40,750 वोट का अंतर लेकर आगे बढ़ रहे हैं जयप्रकाश जेपी। बीजेपी से रणजीत सिंह पिछड़ते नजर आ रहे हैं रुझान के मुताबिक। हालांकि अभी वोट काउंटिंग जारी है और परिणाम के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा, लेकिन ये अंतर बहुत कम भी नहीं है। ये कम इसलिए नहीं है क्योंकि लीड लगातार बनाए हुए हैं जेपी। रणजीत सिंह से काफी समय से हम कह सकते हैं, अलग अलग जब राउंड्स की काउंटिंग चल रही है तो जयप्रकाश जेपी ने ये लीड काफी समय से आज हासिल कर रखी है। रणजीत सिंह इनके मुकाबले पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो 5-5 का ये मुकाबला, और 5-5 का इसलिए भी चूंकि सिरसा में एक बड़ी लीड लेकर चल रही है कांग्रेस, रोहतक में एक बड़ा अंतर लेकर चल रही है, हिसार की हम बात करें, हिसार में एक बड़ा अंतर लेकर चल रहे हैं, सोनीपत में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी लगातार आगे चल रहे हैं। अंबाला की बात करें तो बंतु कटारिया लगातार पिछड़ रही हैं और लगातार वरुण मुलाना एक ठीक ठाक मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं। तो ये 5 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस आगे है, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। करनाल की हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लीड हासिल किए हुए हैं और फरीदाबाद से भी एक अच्छी लीड के साथ कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। राव इंद्रजीत की हम बात करें तो राव इंद्रजीत अब आगे चल रहे हैं और ये मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। इस मार्जिन को लगातार बरकरार रखे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में हमने देखा सुशील गुप्ता पहले लगातार आगे चलते रहे, मुकाबला वहां भी हालांकि कड़ा नजर आ रहा है। क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा में मुकाबला दोनों ही दलों के बीच है और लगभग अब तक जो हम कह सकते हैं कि 5 पर बीजेपी आगे तो 5 पर कांग्रेस भी आगे है। कांग्रेस जब हम कह रहे हैं तो हम इंडिया अलायंस कह रहे हैं, क्योंकि सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से मैदान में है। अशोक तंवर लगातार पीछे चल रहे हैं, कुमारी सैलजा एक बड़े अंतर के साथ आगे चल रहे हैं, वरुण भी लगातार आगे चल रहे हैं अंबाला से, बंतु कटारिया पीछे चल रही। राज बब्बर ने एक बहुत अच्छी फाइट राव इंद्रजीत को दी है, लेकिन अब लगातार बब्बर पीछे चल रहे हैं, रणजीत सिंह पीछे चल रहे हैं, लगातार ही मार्जिन बढ़ रहा है। ये भी रणजीत सिंह के लिए चिंता वाली बात है। जयप्रकाश जेपी एक अच्छी लीड बनाए हुए हैं, सतपाल ब्रह्मचारी यहां बहुत कड़ी टक्कर के, यहां कड़ा मुकाबला के, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी लीड को कायम रखे हुए हैं और उसमें गिरावट नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही सही, बढ़ोतरी लगातार जारी है। धर्मवीर सिंह आगे हैं, धर्मवीर सिंह के घर पर जश्न भी मनाया जा रहा है, जीत का दावा भी कर चुके हैं। हालांकि दिलचस्प ये है कि आप दादरी की बात करें, वारडा की बात करें, जो इलाके जहां पर धर्मवीर भी लीड की बात कर रहे थे, उन हलकों में कहीं ना कहीं रावदान सिंह को लीड मिलती नजर आई। तो तमाम फैक्टर्स पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 पर लीड है हरियाणा में। विदु जी, अभी कोई उम्मीद कर रहे हैं कि इन 5 सीटों पर जिन पर कांग्रेस आगे है, यहाँ कोई बड़ा करिश्मा होगा? देखिए, करिश्मे की बात नहीं है। मुझे लगता है कि सोनीपत की सीट जो है उस पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक निर्णायक जो है बढ़त बनानी है। उसका कारण ये है कि अभी जो मेरे सामने जो आंकड़ा है, मेरे पास जो डाटा है, उसके अनुसार जो ज्यादा काउंटिंग हुई है, जो ज्यादा राउंड्स की काउंटिंग हुई है, वो जुलाना के अंदर, बड़ौदा के अंदर और खरखोदा के अंदर हुई है। जबकि खुद के सिटिंग जो एमएलए हैं मोहनलाल बड़ोली जी, वो राई के हैं, वहां की अभी वहां के काफी राउंड्स पड़े हुए हैं, सोनीपत शहर के राउंड्स पड़े हुए हैं और जींद शहर के राउंड्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ज्यादा राउंड्स इन 3 कंस्टिट्यूएंसीज के ज्यादा पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है सोनीपत में भी बेहतर रहेगा। दूसरा, जो आपने बंतो कटारे जी के बारे में कहा अंबाला की सीट को लेकर, तो अभी पंचकुला शहर की अभी जो है वोटिंग स्लो है। अब उनकी कम राउंड्स की काउंटिंग हुई है। अंबाला शहर, अंबाला कैंट की कम काउंटिंग हुई है। यमुनानगर शहर की कम हुई है और जगाधरी की जो काउंटिंग हुई है, हम जानते हैं जगाधरी की जो बूथ हैं, जो शुरू के राउंड्स हैं, वो ऊपर खिजराबाद छछरौली की तरफ से शुरू होते हैं और जगाधरी शहर में आते आते लास्ट में आते हैं, तो वहां से भी हमें बेहतर उम्मीद है। ये सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके साथ ही हिसार से भी मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि कहीं ना कहीं बहुत क्लोज नेक टू नेक फाइट रहने वाली है। तो इन 3 सीटों पर हमारी जो है बड़ी गहरी नजर है। देखते हैं आगे क्या रहता है।
चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा को हम जारी रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा कि रुझानों को लेकर, वोट काउंटिंग को लेकर, वो हम सुना रहे हैं अपने दर्शकों को, सुने। मैं ये कह सकता हूं कि देश का सब लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ और आज 4 जून को देश भर में इसके परिणाम वो निकाले जा रहे हैं। काफी परिणाम एक प्रकार से अब संपन्न हो गए हैं। जो अनुमान थे सुबह वो भी फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राउंड बाकी हैं और मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो अभी मोटे रूप से 10 सीटें, इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। एक सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में अभी फंसी है। फाइनल निर्णय आने पर ही पता लगेगा। जो 10 हैं उसमें 9 लोकसभा, 1 विधानसभा और इन 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की, जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं। तो जनता ने जो भी तय किया हम उसे स्वीकार करते हैं, दावे सभी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि चूंकि ये भी उम्मीदवार हैं करनाल से और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। रुक एक बड़ी खबर का हम कर रहे हैं, लगातार मतगणना से जुड़ी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर, सोनीपत में अभी भी कांटे की टक्कर है, जिस बात को लेकर विधु जी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अभी जींद, सोनीपत या राय से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां काउंटिंग थोड़ी स्लो है और उनकी जब बारी आएगी उन हलकों की तो हम आगे भी निकलेंगे। कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी 14,119 वोटों से आगे हैं। ये अंतर भी कम नहीं हो रहा है, ये इसमें थोड़ी बहुत अगर कुछ हो रही तो बढ़ोतरी ही लगातार जारी है। करीब 15,000 की बढ़त बना ली है। मोहनलाल बड़ोली पीछे चल रहे हैं। अब देखना ये है कि ये लोग अगर राय से उम्मीद कर रहे हैं, सोनीपत शहर से उम्मीद कर रहे हैं या जींद से उम्मीद कर रहे हैं तो क्या वहां कुछ उलटफेर हो सकेगा, क्योंकि उम्मीदें तो कांग्रेस को भी है। ये खुद सफेदों से आते हैं सतपाल ब्रह्मचारी, और जहां जहां पिछली बार हुड्डा साहब कमजोर रहे थे, जिनकी खास तौर पर हम बात करें, सफेदों की हम बात करें, तो उसे कहीं ना कहीं कवर करने का एक प्रयास तो उनके माध्यम से किया ही गया है और उसमें अब तक कांग्रेस कामयाब ही नजर आ रही है। 14,119 वोटों का ये अंतर है। मनीष जी, विधु जी इस बात को लेकर आश्वस्त है कहीं ना कहीं हम हिसार में भी आगे निकलेंगे, अंबाला में भी, पंचकुला का, यमुनानगर का, छछरौली का ये जिक्र कर रहे हैं, सोनीपत में भी ये कह रहे हैं अभी राय, जींद, सोनीपत बाकी है और वहां जो ये अंतर है, ये मार्जिन है, इसे कवर कर लिया जाएगा। तीनों सीटों पर बीजेपी आगे निकलेगी। ज्योति जी, विधु जी की बात तो क्या कहें, विधु जी तो 11 कमल की भी बात कर रहे थे, 400 पार की भी बात कर रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले विधु जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। बड़ा सुन के कानों को भी बड़ा आनंद आ रहा था। जनादेश का अपमान की बात कर रहे थे कि जनादेश का अपमान है, ये लोग नीतीश जी के पास जा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, ये जनादेश का अपमान है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनादेश की बात कर रहे हैं। जो लोग मुख्यमंत्रियों को 5 मिनट में जेल के अंदर ईडी में बिठाकर अपनी सरकार में मिला लेते हैं, सारे मंत्री तोड़ लेते हैं, सारे विधायक खरीद लेते हैं, जिन लोगों ने 10 साल में 11 राज्यों की सरकारें तोड़ी, आज वो लोग जनादेश की बात करते हैं। कितना अच्छा लगता है सुनने में। और जब आपने 10 साल के अंदर अगर कोई आपसे काम पूछे तो सबसे पहला काम आपने लोगों को, जो लोगों ने जनादेश दिया, जो लोगों ने जनमत दिया, आपने उन सरकारों को तोड़ा। और उन सरकारों को आपने कैसे तोड़ा? उन सरकारों को आपने हिंदुस्तानियों की गाढ़े खून पसीने की कमाई से तोड़ा। वो जो पैसे देकर आपने विधायक मंत्री खरीदे, जिन पैसों से आपने सरकारें तोड़ी। रुकिए, एक और बड़ी खबर हम बता देते हैं, आएंगे आपके पास। तो एक और बड़ी खबर, इस वक्त लोकसभा चुनाव में उतरे पूर्व मुख्यमंत्रियों की जीत। तो लोकसभा चुनाव में जिन जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दरअसल दांव लगाया गया था, उनकी जीत होती नजर आ रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंतर, एक बड़ा अंतर लेकर चल रहे हैं मनोहर लाल, इनको अभी सुना भी आपने।
अब पंजाब की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की जीत की खबर हमने आपको बताई थी। तो कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जीत चुके हैं, जीत हासिल कर चुके हैं। हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, ये भी अपनी सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। तो अलग अलग बड़े चेहरों की हम बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए, टेली के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो पूर्व मुख्यमंत्री उतारे गए थे मैदान में, उनमें बोमई भी जीत हासिल कर चुके हैं कर्नाटक में। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी मतगणना और परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल चुका है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में आपका खाता भी खुल गया है। तो जीत और हार की जब हम बात कर रहे हैं, तो संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीत जीत चुके हैं। अब तक रुझान की बात हो रही थी, जो रुझान परिणाम में तब्दील हो चुके हैं, उन सीटों की भी हम बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है। 1,72,560 वोटों से जीते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े चेहरे या जो पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में उतारे गए थे, उनका क्या परिणाम रहा, ये भी हमने आपको इस बड़ी खबर के जरिए बताया। कटाना जी जल्दी बात पूरी कीजिए, फिर रुक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। मेरे भाई विदु रावल जी ने जनादेश और अपमान की बात कर रहे थे, उससे पहले इन्होंने लोकतंत्र की बात करी। तो आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जब दिल्ली की सड़कों पर देश की बेटियां बैठी थी, तब इनको लोकतंत्र की बात याद नहीं आई। जब धारा 144 लगाकर जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बहनों से मिलने गया, रात को 12 बजे जब वहां बारिश आ रही थी, जब उनसे हालचाल पूछने गया कि वहां पर कुछ इंतजाम है या नहीं है, तो वहां पर डीसीपी ने उनको रोका धारा 144 का हवाला देकर। तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो हमने सोशल मीडिया पर बाइट देखी, उन्होंने कहा कि धारा 144 4 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर लगाई जाती है। मैं अकेला जाऊंगा, मेरा कोई पीएसओ या कोई भी व्यक्ति मेरे साथ। सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, ना, मैं वो लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। जो अभी आपसे पहले जब बैठे थे, तो मेरे भाई ने लोकतंत्र की बात करी, जनादेश की बात करी। मेरे भाई ने कांग्रेस की कृत्रिम बातें की बात कर रहे थे कि कृत्रिम बातें कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री मुजरे की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ज्यादा बच्चों की बात करते हैं, उन बातों से क्या ये लोग सहमत हैं? देश के बाहर जाकर बात कर रहे थे कांग्रेसी, देश के बाहर जाकर मोदी जी ने क्या क्या बोला है। यो अभी मेरे भाई कह रहे थे गूगल सर्च कर लो। मैं अपने भाई, हमारे तो बड़े पढ़े लिखे भाई हैं विदु रावल जी, तो गूगल सर्च करके प्रधानमंत्री की भाषा शब्दावली भी आप एक बार यूज करो। और बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जो लोग 400 पार 400 पार 400 पार, जितना जोर लगाकर, जितना धन बल का प्रयोग आपने राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए, जितना धन बल का प्रयोग, जितनी एडवर्टाइजमेंट आपने अपनी सरकार को बचाने के लिए और चलाने के लिए, अगर इसका 5% भी अगर आप देश के युवाओं के लिए लगा देते, देश के कल्याण के लिए लगा देते, तो देश की और प्रदेश की तस्वीर आज विदु रावल जी ठीक है। निशांत जी, आपसे आपका पहला रिएक्शन, चूंकि हरियाणा में तो कुरुक्षेत्र से आप लोगों को उम्मीद थी, फाइट अच्छी चल रही, लेकिन पीछे हैं सुशील गुप्ता, क्या कहेंगे? चलिए थोड़ा अभी रुकिए, एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, चूंकि पल पल तस्वीर बदल रही। जिन जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट जहां पर गए, नायब सिंह सैनी की जीत हो गई है करनाल बाई इलेक्शन में। ये बड़ी खबर करनाल से हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह को इन्होंने मात दी है। तो करनाल विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, 41,000 से ज्यादा वोटों से जीते सीएम नायब सिंह सैनी। तो नायब सैनी अब जीत हासिल कर चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। करनाल उपचुनाव में कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह हारे, तो सीएम नायब सिंह सैनी की जीत, 41,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं सीएम सैनी करनाल विधानसभा का उपचुनाव। चलिए कांग्रेस के उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह ने क्या कहा है, वो हम आपको सुनवाते हैं। मनोहर लाल जी खट्टर से जब मुकाबला किया था मैंने, उससे 20,000 वोट बढ़ी है और नायब सिंह सैनी जी की 10,000 वोट कम हुई है और मेरे को उस हिसाब से 20,000 वोट ज्यादा मिली है। इसलिए कोई वो नहीं है। बाई इलेक्शन था, सीएम के खिलाफ था, सीएम के खिलाफ बाई इलेक्शन में सरकार जीती आई है, रिकॉर्ड रहा है। लेकिन लोगों की जमानतें जब्त होती थी, हमारी जमानतों क्या 55,000 वोट बहुत बढ़िया है। कार्यकर्ताओं की वजह से
और सारे दोस्तों की, सारे लीडरों की वजह से इतनी वोट मिली है। छुरा ना घुटता आपकी पीठ में तो जीत जाते। छुरे की वजह से सिर्फ 500 का नुकसान हुआ, वोट ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। छुरा खराब था, छुरा खराब था, खुंडा छुरा था, जंग लगा हुआ छुरा था, वो जंग लगा छुरा था। उस छुरे की जमानतें केवल जब्त हो चुकी है, वो काम नहीं किया उसने। चलिए, गिलास आधा भरा देख रहे हैं। इनका मानना है कि सीएम के खिलाफ जीते हैं, इलेक्शन में हारेंगे दरअसल, और ये सीएम का जीतना, इतने मार्जिन से जीतना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका कहना है कि मेरा वोट पिछली बार से बढ़ा के। निचांदी कुरुक्षेत्र को लेकर मैं बात कर रही थी, बताइए पहला रिएक्शन। अभी लास्ट चरण की मेरे को लगता है काउंटिंग चल रही है, गुला और कलायत की काउंटिंग चल रही है। 19,000 लगभग डिफरेंस है। मुझे लगता है जैसे ही कलायत और गुला की वोटिंग होगी तो डॉक्टर सुशील गुप्ता के आगे प्लस रहेगी। बाकी देखिए, इंडिया अलायंस की 5 की जीत कंफर्म हो चुकी है, और मुझे लगता है अगर हम 6ठी सीट ला सके कुरुक्षेत्र से तो बहुत बढ़िया रहेगा। इंडिया अलायंस मिलकर हरियाणा के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 9.5-10 सालों में कुछ भी हरियाणा के लिए काम नहीं किया, इसलिए 10 में से आज वो 4 और 5 सीटों में सीमित रह गए। और कुरुक्षेत्र की जनता ने डॉक्टर सुशील गुप्ता को बहुत आशीर्वाद दिया है। इंडिया अलायंस ने मिलकर बंद मुट्ठी से काम करा है पूरे हरियाणा में। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में पता लग जाएगा कुरुक्षेत्र में हमारी जीत होती है। और अगर मैं कहता हूं नहीं भी होती तो मुझे लगता है कि अगर नवीन जिंदल जैसा कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से जीत सकता है तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जब वो वहां पर एमपी रहे और जब वो वहां पर एमपी नहीं रहे, उन्होंने कुरुक्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं करा। किसी भी मुसीबत में, किसी के दुख में, बाढ़ में कभी भी उन्होंने कुरुक्षेत्र की जनता का साथ नहीं दिया। और डॉक्टर सुशील गुप्ता जैसा कैंडिडेट कुरुक्षेत्र की एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग, हम अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार, ये बहुत बड़ी खबर के अपने आप में। स्मृति ईरानी हार गई है अमेठी। तो पिछली बार राहुल को हराया और इस बार राहुल के अमेठी ना लड़ने को लेकर लगातार राहुल को कांग्रेस को घेरा गया, लेकिन स्मृति ईरानी का हार जाना, ये वाकई बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो मोदी कैबिनेट की कद्दावर मंत्री स्मृति ईरानी अपनी सीट नहीं बचा पाई है। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को हराते हुए एक बार फिर से कांग्रेस में आस्था जताई है। ये बड़ी खबर आपको यूपी से हम बता रहे हैं। स्मृति ईरानी भी हार गई है। देखिए, ये लोकतंत्र है, जनता कब क्या तय करती है, किसे जिताती है और किस पर यकीन नहीं करती है। ये केवल दावों में कितना ही कुछ कहा जाए, लेकिन परिणाम के बाद भी साफ हो पाता है। तो स्मृति ईरानी का हार जाना, ये बड़े संकेत यूपी से मिल रहे हैं, और वाकई यूपी ने तो हैरान ही किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को। तो अमेठी से किशोरी लाल ने क्या कुछ कहा कि देखिए, स्मृति ईरानी हारी है और उसके बाद किशोरी लाल की बाइट हम आपको सुना रहे हैं, सीधे सुनिए। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है, ठीक है। ये उन्हीं को समर्पित है। तो मैं नहीं लड़ा, यहाँ की जनता लड़ी, ठीक है। मैं तो एक मतलब है तो कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। मेरी खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ है। मैं कभी भी यहाँ की जनता को हमेशा धन्यवाद दिया, और मेरे को जो टिकट भी दिया तो गांधी परिवार ने दिया। चलिए, जेजेपी और नेलो से भी हम बात करेंगे, लेकिन विदु जी, ये क्या हो रहा है यूपी की हम बात करें। स्मृति ईरानी की अमेठी से हार गई है, राहुल को लगातार घेरा गया, लेकिन खुद भी हार गई है। दूसरा, रायबरेली जाना भी राहुल के लिए तो फायदेमंद रहा, एक बड़े मार्जिन से जीते वहां से नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो हैं वास्तव में चौंकाने वाले हैं। हमें लगता था कि वहां पर जातियों में बटा हुआ समाज जो है, हमने 2014 में और विशेष रूप से 2017 के बाद जो है उसको एकजुट किया है, लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जहां तक बात रही अमेठी की, रायबरेली की, तो हम जानते हैं कि दोनों बहन भाई ने अपने आप को इन्हीं 2 सीटों पर सीमित कर लिया था। प्रियंका गांधी जी ने तो बहुत समय लगाया अमेठी के अंदर, खुद उन्हीं के प्रॉक्सी, उन्हीं के परिवार के जुड़े हुए। और अभी हमने सुना भी कैंडिडेट जो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने ही मुझे टिकट दिया था। तो इस नाते से मोटे मोटे तौर पर जो है, अगर इस प्रकार की राजनीति जनता स्वीकार करती है तो ये तो जनता जो है जनार्दन है, इसका तो सम्मान होना ही चाहिए।
हम जनादेश का, हर जनादेश का जो है विनम्रता से स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह विदेशों में जा जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम नहीं करेंगे। हम हर प्रकार के जनादेश को सम्मान करते हैं, और ये मैं तब कह रहा हूं जब कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं आज अति उत्साहित हैं, जबकि अभी भी हम उनसे 2.5 गुना अधिक सीटें, वो 100 सीटें भी पूरी नहीं कर पाए, हम 250 के करीब 240 और 250 सीटें हम लेकर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो ठीक है, देश के जनादेश के सामने हमने चौड़ी सड़कों का एक मॉडल रखा, हमने एयरपोर्ट्स का मॉडल रखा, हमने देश के अंदर रेलवे की व्यवस्थाओं को रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में नए आयाम छुए, 50,000 किलोमीटर की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की